गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, हमने पहले लेक्चर में क्या सीखा था? चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना, और दूसरे वीडियो में हमने उसको अपनी पाठ्य पुस्तिका में कैसे लिखते हैं वो सीखा था। ठीक है बच्चों, तो वो सब तो आपने अच्छे से कर ही लिया होगा, कर लिया है ना? यस। अब हम चैप्टर नंबर 2 सच्चा न्याय वो सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, न्याय का मतलब क्या होता है? यस, किसी निर्दोष को अच्छे से कैसे बचाते हैं वो हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो बच्चों, न्याय करना मतलब कि सही और गलत में से सही को वजन देना। ठीक है बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा थे, वही पूरे के पूरे गांव के सब लोगों का न्याय करते थे। कोई भी समस्या हो, चाहे पानी की हो, चाहे घर की समस्या हो, या चाहे व्यापार धंधे की समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, पर राजा ही न्याय करता था। अब क्या होता है बच्चों कि वकील होते हैं, कोर्ट होते हैं, वहाँ पे केस लड़े जाते हैं। आपने देखा ही होगा, आप कई सीरियल देखते हैं, उसमें आता है एक कोर्ट होते हैं, वकील होते हैं, दोनों आमने सामने कैसे कोई एक बात पर और किसी एक मसले पर कैसे बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। फिर जाकर एक जज होते हैं जो पूरी की पूरी बातों को अच्छे से सुनते हैं। फिर उसको सही लगे कि ये आदमी सही है तो उसको रजा दे देते हैं कि तुम यहाँ से रिहा हो जाओ, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। आपने ऐसा सुना होगा, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। आप वो जो अदालत वो सीरियल आती है, आपको पता हो तो मैं आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ कि वो जो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल है ना, उसमें ये सीरियल आती थी अदालत। उसमें ऐसे वकील होते थे, न्यायाधीश होते हैं, सब पूरा का पूरा केस आता है, उसको सोल्व करते हैं। बाद में जो गुनहगार ना हो और फिर भी उसके ऊपर केस हो जाता है, उसको वकील बचा लेते हैं और अच्छा न्याय उसको मिलता है। तो बच्चों, पुराने ज़माने में भी कोई समस्या होती ही रहती थी, पर पहले तो वकील और न्यायाधीश नहीं होते थे। तब क्या होता था? तब राजा महाराजा होते थे, वो पूरे के पूरे गांव का निर्णय अपने ऊपर ले लेते थे कि पूरे के पूरे मसले को वो सुनते थे, फिर उसका निर्णय करते थे। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में भी ऐसा ही होने वाला है। सच्चा न्याय मतलब कि जो सच्चा होता है उसी को न्याय मिलता है। वो हमें इस कहानी में सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ। शुरू तो हम करेंगे ही, पहले हम शब्दार्थ समझ ले तो हमें आसानी होगी कि हम अच्छे से समझ पाए। पहला शब्दार्थ है हठ। हठ मतलब कि जिद्दी। कोई बच्चा कैसा होता है? बिल्कुल हठी होता है, बिल्कुल कोई बात पर जिद पे अड़ जाए, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही, उसको क्या बोलते हैं? हठी। बिल्कुल स्वभाव से जिद्दी, ऐसा नहीं बनना चाहिए। हठ का होता है मतलब जिद। दूसरा आता है रुचिकर। रुचिकर मतलब कि प्रिय। कोई चीज़ आपको कितनी प्रिय होती है तो उसके लिए शब्द चुना गया है रुचिकर। तीसरा वर्ड आता है तात। तात का मतलब होता है कि पिता। जो हमारे पिता होते हैं, पापा होते हैं, उसको तात भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं। ये सारे सिमिलर वर्ड्स है। सिमिलर वर्ड्स मतलब कि समानार्थी शब्द। ये दोनों का अर्थ सेम ही होता है। हठ तो जीत भी होता है और जीत तो हठ भी होता है। वैसे ही इन सारे वर्ड का भी है, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था ना। अब आता है भ्रमण। भ्रमण करना मतलब कि घूमना। हम घूमने जाते हैं ना, सैर करने भी जाते हैं, तो सैर करना, घूमना, भ्रमण करना, ये तीनों के तीनों
सेम वर्ड ही है, तीनों सिमिलर ही है, समानार्थी ही हुए। ठीक है बच्चों। प्रातः काल मतलब कि सुबह, सुबह का समानार्थी देखे तो सवेरा भी होता है, सुबह भी होता है और प्रातः काल भी होता है। ठीक है बच्चों। आकर्षित मतलब कि अपनी ओर खींचना, कोई चीज हमें अपनी ओर खींचती है उसे कहते हैं आकर्षित। कोई देखने में बिल्कुल सुंदर हो तो हम कैसे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं आकर्षित। किसी का दिखाव ही इतना अच्छा होता है, किसी का वर्तन ही ऐसा होता है अच्छा, और किसी की बातें भी इतनी आकर्षित होती है, तो हम क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं कि अपनी ओर खींचना मतलब कि आकर्षित करना। अब आता है रक्त। रक्त का मतलब क्या होता है, खून, जो हमारे शरीर में होता है लाल कलर का। આપણે ગુજરાતીમાં એને લોહી કહીએ છીએ, तो हिंदी में इन्हें कहवाय रक्त। रक्त का मतलब होता है खून। फिर आता है अभिप्राय। अभिप्राय का अर्थ होता है मतलब। कोई अपने मतलब के लिए बात अपने से निकाल लेता है, उसे कहते हैं अभिप्राय। विवाद मतलब कि बहस। हम कोई चीज पर कितना बोलते हैं, कितनी बहस करते हैं। मम्मी हमें जब डांटे तब हम कसूरवार नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं, कितनी बहस करते हैं ना बच्चों, तो उसे कहते हैं विवाद। फिर आता है शरण। शरण मतलब कि आश्रय, पनाह। हम किसी की पनाह में जाते हैं, मतलब कि हम किसी के शरण में जाते हैं। हम किसके शरण में जाते हैं, पहले लेक्चर में हमने देखा, प्रार्थना में हम भगवान के शरण में जाते हैं, मतलब हम भगवान के आगे शीश झुकाते हैं। तो शरण मतलब कि आश्रय देना, पनाह देना। ठीक है बच्चों। न्यायालय मतलब कि न्याय करने का स्थान। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो कोर्ट होता है उसे न्यायालय कहते हैं हिंदी में, और उसको न्याय करने का स्थान कहते हैं। कि न्यायालय का मतलब होता है कि वहाँ पे न्याय किया जाता है, सही और गलत में भेद हमें पता चलता है, तो वो न्यायालय होता है। फिर न्यायाधीश। न्यायालय में कौन बैठता है, न्याय कौन करता है, न्यायाधीश। तो न्याय करने वाले व्यक्ति को कहते हैं न्यायाधीश। न्याय करने वाला तो न्यायाधीश। ठीक है बच्चों। तो ये सारे थे हमारे शब्दार्थ। अब हम चैप्टर नंबर 2 सच्चा न्याय शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनोगे ना तो सब के सब याद ही रह जाएगा। यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। उनका पुत्र राहुल आकर उनके गोद में बैठ गया। बराबर। तो कहानीની શરૂઆત થાય છે। બરાબર। તમે જોજો, યશોધરા હોય છે એ એના રૂમમાં બેઠી હતી, તો એનો પુત્ર રાહુલ આવી અને એના ખોળામાં આવીને બેસી જાય છે। યશોધરા છે એ રાहुलની મમ્મી હોય છે। બરાબર। राहुल एक छोटा लड़का था, बिल्कुल आप चेतना ही होगा। राहुल बोलता है, माँ मुझे कहानी सुनाइए ना। राहुल अपनी माँ को विनती करता है कि माँ मुझे तुम कहानी सुनाओ ना, कितने दिन हो गए मैं तो कुछ कहानी सुना ही नहीं था। बच्चों आप तो अब टेक्नोलॉजी वाले हो गए हो, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, इसलिए आप मोबाइल से या यूट्यूब से या कोई और माध्यम से आप अपना एंटरटेनमेंट कर ही लेते हो। पर पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था बच्चों। पुराने ज़माने में मम्मी पापा या दादा दादी बच्चों को कहानी सुनाकर उसको बहलाते थे, उसका एंटरटेनमेंट करते थे। तो छोटे बच्चे कहानी सुनकर सो जाते थे। फिर उस कहानी से वो सीख भी बहुत सारी लेते थे, उसको मुँह ज़बानी याद रह जाती थी। अभी आप सोचोगे तो आपको कोई कहानी याद नहीं होगी, क्योंकि आप कहानियाँ सुनते ही नहीं हो, और सुनते भी हो तो देखते हो पर ध्यान कहीं और होता है तो याद नहीं रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हम देखते हैं उसको हमें याद भी तो कर लेना चाहिए। फिर क्या होता है, राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। तो
तो यशोधरा बोलती है, उसकी माँ थी, उसका नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम था राहुल। यशोधरा कहती है, पुत्र इस समय तो कहानी नहीं सुना सकती, मतलब कि वो कोई काम में बिजी थी, तो वो बोल रही थी कि मैं इस समय तो कहानी नहीं सुना सकती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना कार्य पूरा करने दो। उसकी माँ बिजी थी, तो राहुल को कहती थी कि नहीं बच्चा, अब तो मैं कहानी तुम्हें नहीं सुना सकती, क्योंकि मैं तो अभी बहुत काम कर रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम देखना है, तुम किसी और दिन आना ना। तो राहुल बोलता है, नहीं माँ, मैं तो अभी कहानी सुनूंगा। राहुल कैसा बच्चा था? हाथी बच्चा था। वो बहुत जिद करने लगा कि ना माँ, मुझे अभी के अभी कहानी सुननी है, मुझे सुनाओ ना। तो यशोधरा राहुल से बोलती है कि राहुल बेटा, हठ मत करो, इस समय तो मुझे कोई कहानी ध्यान में ही नहीं आ रही है। तो यशोधरा थी, वो अपने बच्चे को समझाने लगती है। आप भी जिद करते हो तो आपके मम्मा आपको समझाते हैं ना कि बेटा जिद मत करो, किसी और दिन हम घूमने जाएंगे। आप घूमने जाने की जिद करते हो तो मम्मा आपको कैसे समझाने लगती है। तो उसकी माँ भी उसे समझाती थी कि बेटा हट मत करो, इस समय मैं कहानी कैसे सुनाऊँ, मुझे तो कोई कहानी याद ही नहीं है, मेरे ध्यान में ही नहीं है, मतलब कि मेरे दिमाग में अभी कोई कहानी है ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे सुनाऊंगी। फिर राहुल बोलता है, पर मेरा मन तो कहानी सुनने को कर रहा है, मैं क्या करूँ माँ, मेरा तो मन हो रहा है, मुझे कहानी सुननी है, तो मुझे सुनाओ ना। तो राहुल की माँ को वो बोलता है कि सुनाइए ना माँ, कोई भी कहानी सुना दो, मुझे सुननी है, मेरा मन कर रहा है, तो आप मुझे सुनाओ ही। तो यशोधरा बोलती है, उसकी जिद के आगे हार जाती है, बोलती है ठीक है, मैं आपके पिताजी, उसके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। राहुल के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और माताजी का नाम था यशोधरा। तो यशोधरा बोलती है कि ठीक है, मैं आपके पिताजी सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक घटना के बारे में बताती हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे अभी तो कोई कहानी याद नहीं है, पर मैं तुम्हारे पिताजी के जीवन में एक घटना घटी थी, उसके बारे में ही बता देती हूँ। तो बच्चा तो खुश हो जाता है। वो आगे बोलती है कि जो किसी कहानी से कम रुचिकर नहीं है, मैं तुम्हारे पिताजी के जीवन में जो घटना घटी थी ना, उसके बारे में ही बता दूंगी। वो किसी कहानी से कम रुचिकर नहीं है, रुचिकर मतलब कि प्रिय, वो किसी कहानी से कम प्रिय नहीं है, वो कहानी जितना ही तुम्हें प्रिय होगा। फिर राहुल बोलता है, अच्छा माँ, यही कहानी सुनाइए। तो राहुल को तो कोई भी कहानी सुननी थी ना, तो वो बोलता है ठीक है माँ, पिताजी के जीवन के बारे में ही बता दो, मुझे ये भी कहानी चलेगी। तो यशोधरा कहानी शुरू करती है। जब आपके तात छोटे थे, तब एक दिन वे उपवन में भ्रमण के लिए गए। आपके तात छोटे थे मतलब कि राहुल के पिताजी भी छोटे होंगे ना, फिर बड़े हुए होंगे, फिर शादी हुई होंगी, ठीक है बच्चों। तो वो बोलते थे कि जब आपके तात छोटे थे, मतलब कि आपके पिता जब छोटे थे ना, तब एक दिन वे उपवन मतलब कि बगीचा, वो कोई बाग बगीचा जंगल में घूमने के लिए जाते थे, भ्रमण के लिए गए। भ्रमण करना मतलब कि घूमना, वो छोटे थे तब घूमने के लिए जाते थे। एक बार घूमने गए, प्रातःकाल का दृश्य मन को आकर्षित कर रहा था। प्रातःकाल का दृश्य उसको कैसा कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। प्रातःकाल मतलब कि सवेरा, सुबह का दृश्य हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं, पूरा वातावरण कैसा होता है? एकदम एनर्जेटिक होता है, हरा भरा होता है, तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह का पूरी कहानी का माहौल वो क्रिएट कर रही थी कि छोटे थे, घूमने गए थे, वातावरण ऐसा था, मन को आकर्षित कर रहा था। मन को आकर्षित करना मतलब कि अपनी ओर खींचना। वो जो सुबह का वातावरण था ना, वो उसके पिता को अपनी ओर खींच रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल गई थी। जो सूर्य की किरणें थी ना, वो चारों ओर फैल गई थी। राहुल बोला कि उदययान में तो फूल भी खिले होंगे ना माँ,
उद्यान मतलब कि बगीचा, बगीचे में फूल भी तो खिले होंगे ना माँ। उसकी माँ ने वर्णन तो किया सुबह का, पर वो बगीचे के बारे में तो कहना भूल ही गई। तो राहुल बोलता है, क्योंकि बीच में आप बोलते हो ना कहानी सुनाते हो के फिर क्या हुआ होगा मम्मा, तो वो राहुल भी उसकी माँ से बोलता है कि उद्यान में तो फूल खिले होंगे ना माँ, बड़ा सवेरा था तो फूल भी खिले होंगे। उसकी माँ को क्वेश्चन करता है तो यशोधरा बोलती है हाँ हाँ, उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तो वो कहानी में एक लाइन और ऐड कर देती है, बोलती है कि चारों ओर खुशबू फैल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे मतलब कि जो चकली होती है तो वो चिड़िया होती है, तो वो कैसा करती है, चीं 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 करती रहती है ना। तो सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, चारों ओर वातावरण कैसा हो गया था, बिल्कुल हरा भरा हो गया था। नदी का कल कल स्वर सुनाई दे रहा था। नदी का स्वर कैसा होता है, कल कल, तो वो सुनाई दे रहा था। राहुल बोला माँ मुझे भी फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो राहुल भी बोलता है कि माँ मुझे भी खुशबू फूलों की बहुत अच्छी लगती है। तो यशोधरा बोलती है ऐसे सुखद समय में एक दुखद घटना घटती है बच्चा। तो ये राहुल की माँ बोलती है कि ऐसे सुखद वातावरण, इतना अच्छा वातावरण था, उसी में क्या होता है, एक दुखद घटना घट जाती है। फिर राहुल बोलता है क्या हुआ माँ, जल्दी बताइए ना। तो राहुल भी एक्साइटेड हो गया था क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आ गया था। तो राहुल बोलता था कि क्या हुआ माँ, जल्दी बताओ। फिर यशोधरा बोलती है कि एक घायल हंस को आपके पिता ने गिरते देखा। फिर उसकी माँ बोलती है कि एक घायल पक्षी को, घायल हंस को आपके पिता ने गिरते हुए देखा। सुखद वातावरण था, वो वातावरण का आनंद उठा रहे थे, तभी एक हंस आकर नीचे गिर जाता है। वो कैसा था, बिल्कुल घायल था। तो घायल हंस को गिरते देखा, उनके शरीर में तीर चुभा हुआ था। उनके शरीर में क्या था, तीर चुभ गया था वो, और रक्त बह रहा था। हंस के शरीर में एक तीर चुभ गया था और उसके घाव से रक्त बह रहा था, मतलब कि खून निकल रहा था। तो राहुल बोला ओहो कितना दर्द होगा ना उसे। फिर क्या हुआ माँ। राहुल बेचारा सोच में पड़ता है और आश्चर्य के साथ पूछता है कि ओहो, तो उस हंस को तो कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। फिर क्या हुआ माँ। फिर उस कहानी में वो इंटरेस्ट लेने लगता है, उस कहानी में जाने की ट्राई करता है। यशोधरा बोलती है आपके पिताजी ने उसे उठा लिया, धीरे से तीर को उसके शरीर से निकाला और उसे सहलाया। फिर यशोधरा बोलती है कि आपके पिताजी ने उस हंस को अपनी गोद में उठाया और तीर निकाल लिया। फिर उसको धीरे से सहलाने लगते हैं, मतलब उसके ऊपर हाथ फेरने लगते हैं ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। राहुल बोला बहुत अच्छा किया पिताजी ने, मैं होता तो मैं भी यही करता। तो राहुल बोलता है बीच में कि हाँ माँ पिताजी ने तो बहुत अच्छा किया, मैं होता ना वहाँ तो मैं भी यही करता। फिर यशोधरा बोलती है शाबाश, आपके पिताजी उसे उठाकर ले जा रहे थे कि देवदत्त सामने आ खड़ा हुआ। देवदत्त और उसके पिता मतलब कि सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों चचेरे भाई थे। आप और आपके कजिन भी होते हैं ना, तो देवदत्त और जो राहुल के पिताजी थे ना सिद्धार्थ, वो दोनों चचेरे भाई थे। फिर राहुल की माँ बोलती है कि शाबाश, आप ऐसा ही करते ना तो मुझे आप पर गर्व ही होगा। तो फिर आगे बोलती है कि आपके पिताजी उसे उठाकर ले जा रहे थे ना, तभी उसके सामने देवदत्त आ जाता है। फिर राहुल बोलता है आपका अभिप्राय कहीं देवदत्त चाचा तो नहीं है ना। वो बोल रहे हैं कि आपके कहने का मतलब देवदत्त मतलब कि देवदत्त चाचा तो नहीं है ना, देवदत्त चाचा आ गए थे क्या। तो यशोधरा बोलती है हाँ, उन्हीं के तीर से वह हंस घायल हुआ था। ये घायल हंस किसके कारण हुआ था, किसके तीर के कारण, देवदत्त चाचा के कारण। देवदत्त चाचा मतलब कि राहुल के पिता के छोटे भाई, वो दोनों चचेरे भाई होते हैं और दोनों भाई थे।
तो यशोधरा ने कहा हाँ, उन्हीं के तीर से वो हंस घायल हुआ था। राहुल बोलता है फिर क्या हुआ था? यशोधरा बोली कि दोनों भाइयों में विवाद होने लगा। दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे। किस बात पर? चलो देखते हैं। विवाद मतलब कि बहस करने लगे। कौन सी बात पर करने हो रहे होंगे? देवदत्त ने कहा कि इस हंस को मैंने मार गिराया है, इसलिए यह मेरा है। देवदत्त बोलने लगा, पहले के जमाने में तो राजा महाराजा का प्रिय काम था शिकार करना। तो देवदत्त ने बोला कि इस हंस का शिकार मैंने किया है, इसलिए इस पर मेरा हक है, तुम इस हंस को छोड़ दो। तो इसलिए वह मेरा है। देवदत्त जिद करने लगा। तो यशोधरा बोलती है कि और आपके पिता ने कहा कि यह मेरे शरण में आया है, मैंने इसकी जान बचाई है, यह हंस मेरा है। तो मारने वाले से जो बचाने वाला होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। वो बात तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है बच्चों। कोई मारता है तो वो तो गुनहगार होता ही है, पर कोई बचाता है तो वो बड़ा होता है। तो आपके पिता ने कहा कि ये हंस मेरी शरण में आ गिरा था, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसकी जान बचाई है, यह हंस मेरा है। दोनों हंस के लिए लड़ने लगते हैं। कौन सी विवाद हो रहा था कि एक कहता है कि मैंने इसे मार गिराया है, इसलिए ये मेरा है, ये मेरा शिकार है। दूसरा कहता है कि मैंने इसकी जान बचाई है, ये मेरी शरण में आया है, इसलिए ये मेरा है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। राहुल बोलता है फिर क्या हुआ माँ, जल्दी बताइए ना। तो राहुल को तो और एक्साइटमेंट सूझ रहा था कि क्या हुआ होगा, आगे बताओ ना माँ। तो यशोधरा बोलती है दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, इसलिए बात न्यायालय तक पहुंच गई। देखो बच्चों क्या हुआ, दोनों भाई आपस में बहुत लड़ने लगे, बहुत जिद करने लगे, अपनी बात पर अड़ गए थे। मतलब अपनी बात से कोई हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। बात न्यायालय तक पहुंच गई। न्यायालय मतलब कि जहाँ पे न्याय होता है, न्याय करने का स्थान। मतलब अब होता तो हम कोर्ट में जाते, तो वैसे भी वहाँ भी कोई कोर्ट होगी, तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं राहुल। अरे फिर तो सारे राज्य के लोगों ने इसके बारे में जान लिया होगा। तो राहुल तो सोच में पड़ गया और आश्चर्य हुआ कि इतनी बात बढ़ गई थी माँ। हाँ, पिताजी और चाचा तो न्यायालय में गए तो ये बात तो सारे राज्य में फैल गई होगी। तो यशोधरा बोलती है हाँ राहुल, अच्छा एक बात बताइए, यदि आप न्यायाधीश होते तो हंस किसे देते? तो यशोधरा उसके बच्चे को क्वेश्चन करती है कि हाँ राहुल, अच्छा एक बात बताओ, तुम न्यायाधीश होते तो तुम ये हंस किसको देते? उसकी माँ उसकी टेस्ट ले रही थी बच्चों। तो टेस्ट में वो क्या आंसर देता है सुनना। राहुल बोलता है कि पिताजी को, मैं पिताजी को ही ऑब्वियसली दूंगा ना हंस, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। पर मेरी छोड़िए, बताइए न्यायाधीश ने क्या न्याय किया? राहुल कहता है कि मैं यही करता, मैं पिताजी को ही हंस दे देता, क्योंकि मारने वाले से तो बचाने वाले का अधिकार उस पर अधिक हो जाता है। भले ही उसने उसका शिकार किया, पर मैंने उस हंस की जान बचाई है, इसलिए उस पर उससे ज़्यादा अधिकार मेरा होता है। तो वो बोलता है कि आप मेरी बात छोड़ो, न्यायाधीश ने क्या कहा वो बताओ, वो उसने क्या न्याय किया? तो यशोधरा बोलती है कि न्यायाधीश ने कहा कि आप दोनों भाई आमने सामने खड़े हो जाओ। न्यायाधीश बोलते हैं कि आप दोनों भाई आमने सामने खड़े हो जाओ। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे सामने वो आ जाता है, वो उसको कहते हैं आमने सामने। दोनों आमने सामने खड़े हो जाओ, मैं इस हंस को आज़ाद करता हूँ। न्यायाधीश बोलता है कि मैं इस हंस को आज़ाद करता हूँ, या जिसके पास चला जाएगा हंस उसी का होगा। ये कैसा न्याय? वो बोलते हैं कि आमने सामने खड़े हो जाओ, हंस की मर्जी, हंस जहाँ जाना चाहेगा वह जाएगा, जिसके पास गया वो उस हंस उसका। तो राहुल सोच में पड़ा, मुझे पूरा विश्वास है वह हंस पिताजी के पास ही गया होगा। देखो बच्चों, प्राणियों में भी इतनी समझ होती है, एक बार कोई उसे हानि पहुंचाता है ना तो उसके पास वो नहीं जाता दूसरी बार। तो राहुल भी छोटा बच्चा था, फिर भी वह समझ गया कि मुझे माँ पूरा विश्वास है कि हंस तो पिताजी के पास ही गया होगा। यशोधरा बोली
बिल्कुल ठीक कहा आपने। वह हंस आजाद होते ही आपके पिता के पास चला गया। न्यायाधीश ने तो न्याय हंस पर छोड़ दिया था, क्योंकि हंस ही तय करेगा कि वो किसके पास रहने चाहता है, उसके पास कि जिसने उसका शिकार किया था, क्या उसके पास कि जिसने उसकी जान बचाई थी। तो हंस तो आजाद किया, तो वैसे सीधा सिद्धार्थ के पास चला जाता है, देवदत्त के पास नहीं गया, क्योंकि देवदत्त ने तो उसकी जान को नुकसान पहुंचाया था, तो उसके पास चला जाता है। फिर राहुल बोलता है, देखो मेरी जीत हुई, मेरी जीत हुई। राहुल तो खुश हो जाता है, ये कहानी यहाँ पूरी हो जाती है। यशोधरा मुस्कुराने लगी और राहुल खुश होकर उछलने कूदने लगा। राहुल को अपने पिताजी की स्टोरी भी सुनने अच्छी लगी, क्योंकि उसके पिता के जीवन में ये बात बनी थी। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक महत्वपूर्ण होता है, मारने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है। और हमें हमारे आसपास के जो पशु पक्षियाँ हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी जीव होता है। कोई हमें छोटी सी सुई भी चुभा दे तो हमें कितना दर्द होता है बच्चों। तो वैसा ही कोई हमें उस पक्षी तो बेचारा बोल भी नहीं सकता, वो कितना बेजुबान होता है, तो वो बोल नहीं सकता है। उस बेजुबान की हमें सहायता करनी चाहिए। कहीं पर भी हमें ऐसा घायल पक्षी दिखे तो तुरंत हमें जो एनिमल हेल्पलाइन होती है वहाँ पे हमें फोन करना चाहिए और उसकी सारवार करानी चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि पशु पक्षियों की जान बचानी चाहिए, उसका शिकार नहीं करना चाहिए। यदि कहीं पर गिरा पड़ा हुआ मिले तो अनदेखा ना कर उसे तुरंत ही सारवार देनी चाहिए, क्या पता वो बच जाए। ठीक है बच्चों, जान बचाने वाला तो बड़ा ही होता है, इस सिद्धार्थ के जैसे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसकी वर्कशीट को कैसे कंप्लीट करना है और पाठ्य पुस्तिका को कैसे कंप्लीट करना है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना। हैव अ नाइस डे।